हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे अप्रैल मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक का आज ये लास्ट लेसन होगा क्योंकि टॉपिक्स जितने बचे हैं उसे मैं कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले देखेंगे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। नेक्स्ट कमिंग टू द स्पेस डेब्रिस, ये आज के डेट में बिल्कुल ही एक चिंताजनक विषय है। साथ ही पिंक मून क्या है इसके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू द अर्थ एवर डिस्कवर्ड। तो काफ़ी यूनिक सा ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट आपका एक लेसन आएगा कल्चर, देन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम जिसमें कि आपका एक ही टॉपिक है तो ये दोनों आपका साथ ही में आ जाएगा। एथिक्स की भी लेसन आ जाएगी और फिर आपका दो लेसन आएगा जो कि न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाले जितने भी टॉपिक है उसे मैं कवर कर दूंगी। तो टोटल 41 टॉपिक्स है तो दो लग जाएंगे, ठीक है। 40-50 मिनट्स के एक लेसन आपके होंगे। तो कहने का मतलब है कि आने वाले 3-4 दिन में ये मैगज़ीन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ की नहीं आती है तो मैं स्टार्ट करूँगी जो आपका मार्च मंथ का है, और अप्रैल मंथ की भी, सॉरी फेब मंथ की भी कुछ टॉपिक बची हुई है उसे भी जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के साथ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिए काफ़ी आप लोग की ये क्वेरीज आ रही है कि मैम आप ज्वाइन कर लोगे, ट्रेनिंग में चले जाओगे तो क्या लेसन नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, ज्वाइन कर लूँगी, जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम वहाँ ज़्यादा लग जाए क्योंकि चीज़ों को समझने में, सीखने में वो टाइम आप मेरे को ज़्यादा लग जाएगा। बट इस बात की गारंटी है कि आपका लेसन ज़रूर आएगा। अब जितनी भी टाइम लगे, जो भी लगे, मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना हो तो मैं ज़रूर निकालूंगी। लेकिन ये जिस तरीके से सीरीज़ चलते जा रहा है वो आपका चलते ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मझदार में ही छोड़ के चले जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो वो टेंशन आप ना लो, वो मेरी टेंशन है कि मुझे कैसे आप तक जो है लेसन प्रोवाइड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, जिसे आप ट्राई कहते हैं, इनके द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया गया है, वो भी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को लेकर। इट मीन्स की जो यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी की बात की जाती है लो बिट रेट एप्लीकेशंस के लिए, तो यहाँ पे लाइसेंसिंग जो दिया जाता है यानी कि लाइसेंस वगैरह जो दी जाती है इस तरीके की कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो एक कंसल्टेशन पेपर को यहाँ पे रिलीज़ की गई है ट्राई के द्वारा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली यहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी है जिसे हम लोग सैटेलाइट बेस्ड कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि सैटेलाइट भेज के जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, जो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है वो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक्चुअली आप देखो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड कॉपर फाइबर, आप लोग देखो कि जो इंटरनेट आज के डेट में आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसका बहुत सारा तरीका होता है। कैसे होता है, तो कॉपर फाइबर जो नेटवर्क होते हैं अंडरग्राउंड, ये आपका होता है। साथ ही सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होता है। तो आज के डेट में आप ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन भी देख लो। इस तरीके से क्या होता है ना कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पहुँचाया जा रहा है और गाँव गाँव तक भी पहुँचाने की बात की जा रही है। तो बात करें हम लोग सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, जो कि यहाँ पे हमारा जो ब्रॉडबैंड सिग्नल है ना वो यहाँ पे भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा सैटेलाइट को, वो भी स्पेस में। इट मीन्स कि आप लोग वो बात तो सुने होंगे ना कि अब आप लोग जब एरोप्लेन से ट्रैवल करोगे तो अब आपका ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल स्विच ऑफ रखना होगा। इवन आप लोग इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो एयरप्लेन के थ्रू। ये कैसे हो पाएगा, तो ये चीज़ें उसमें भी मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताई थी कि जो इंटरनेट आप लोग एरोप्लेन में इस्तेमाल करोगे उसका दो कॉन्सेप्ट है। सॉरी आप लोग इसमें यहाँ पे हंसीएगा मत क्योंकि ये एक एरोप्लेन ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए एक तो यहाँ पे लैंड के बेसिस पे होगा क्योंकि लैंड में यहाँ पे ग्रिड है, इसमें आप देखो कि बहुत सारे वायर है जिसके थ्रू जो है कनेक्टिविटी पहुँचाई जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। और सेकंड क्या होगा, सैटेलाइट। तो जैसे जैसे एरोप्लेन आगे बढ़ते जाएंगे इनको जहाँ से भी कनेक्शन हो, यानी कि अगर यहाँ पे जो लैंड में ग्रिड है उसके थ्रू अगर कनेक्शन मिल पा रही है तो ठीक है। यहाँ पे बाकी समय में जो लैंड एरिया से अगर ये आपका एरोप्लेन पार हो रहा है तो ये ग्रिड से जो है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी लोगों को। लेकिन अगर आपका ओशन वाले एरिया से पास हो रहा है तो वहाँ पे सैटेलाइट हेल्प करेगा, सैटेलाइट से इंटरनेट मिल जाएगा लोगों को एरोप्लेन में। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, वही कॉन्सेप्ट अभी ये कहा जा रहा है कि हम लोग कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इवन ईजी फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग देखो कि एक सैटेलाइट अगर हम लोग स्पेस पे भेज देते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो एक सैटेलाइट जो है बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा हमारे देश में, और बहुत कम टाइम में हम लोग ये कर पाएंगे। शायद इसमें खर्चे भी कम हो पाएंगे। लेकिन वो जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर और बहुत बड़े बड़े जो वायर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे बिछा रहे हैं रोड के अंदर और अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है और ये कॉस्टली भी होते हैं। तो यही चीज़ें कही जा रही है, इसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। सैटेलाइट बेस्ड अगर हम लोग देखें तो ये लो बिट रेट है, यानी कि ये लो बिट रेट कनेक्टिविटी है, एकदम कम आपको रेंज देखने को मिलेगा। और ये पॉसिबल भी हो सकता है जब हम लोग यहाँ पे जियो स्टेशनरी या मीडियम या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को यूज़ करें। लो अर्थ ऑर्बिट होता है कितना है, तो अर्थ से आपको देखने को मिलेगा कि ये 200 से
आपका 600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है। तो ये लो बिट रेट है, यानी कि बहुत ही कम रेट में जो हमारा जो बहुत कम एमबीपीएस वाला रेट में जब कनेक्टिविटी होगी तो ये हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू कर पाएंगे। फैक्टर्स क्या क्या है जो कि इस तरीके के सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए फेवर कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रहा है। इट मीन्स कि आप देखो कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड है, बिग डेटा है, ये सारी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है, क्योंकि एक न्यू प्रोस्पेक्ट निकल कर आया है हमारे सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, अच्छा एक एक करके समझिए। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने रोबोट मूवी में चिट्टी देखा था, इट मीन्स कि एक रोबोट है लेकिन वो एक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है हम जैसे ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग के जैसा। यानी कि उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो हम जो एक आम कॉमन मैन है ना उसके जैसा मशीन अब काम कर रहा है। क्लाउड का अगर हम लोग बोले तो क्लाउड आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, यानी कि जितनी भी स्टोरेज आपके सिस्टम में है, आपके मोबाइल में है, आपके पास अवेलेबल है, उससे एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड स्टोरेज में। बिग डेटा की बात की जा रही है तो ये आपका एक बहुत बड़ा डेटा होता है, यानी कि बड़े डेटा, बड़े सर्वर की बात की जा रही है, जिसे हम लोग बिग डेटा कहते हैं। इसके साथ ही मेटा डेटा भी आता है, यानी कि डेटा ऑन डेटा को भी कहते हैं। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आप इस मोबाइल से अपने टीवी को ऑपरेट कर पाते हो, इस मोबाइल से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, अपना उसका रिमोट बना सकते हो, तो अगर सेम कंपनी के है तो ये क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम हो गए। इट मीन्स कि क्या है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रहे हैं, तो अच्छी बात है कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे आगे बढ़े। साथ ही स्मॉलर और चीपर सैटेलाइट होंगे, यही चीज़ कह रही हूँ कि छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे जिनकी वेट यहाँ पे 10 kg होगी। ये पहले के जो बड़े कन्वेंशनल मॉडल थे उनको ये रिप्लेस करेगा। तो ये एक तरीके का सोल्यूशन है, यानी कि आप लोग देखो कि स्पेस एंट्री में जो बैरियर है एक तरीके का उसकी एंट्री को लेकर, तो इस चीज़ का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट और फंडिंग है स्पेस रिसर्च में, जो कि यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आप लोग देख रहे हो कि कहा जाता है कि स्पेस प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी इसरो को अब ओन कर रहे हैं कौन, तो प्राइवेट कंपनी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पैसे आते हैं, साथ ही साथ पंक्चुअलिटी भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और फंडिंग जो है स्पेस रिसर्च में, ये पहले पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था, बट नाउ इट इज़ अंडर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया गया है कि वो स्पेस इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, वो भी मोर एंड मोर नंबर में, जिससे कि हमारा जो स्पेस इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो और ज़्यादा वो बूस्ट हो। फाइन, सो दीज आर द फेवरिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या क्या हम लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि जो रिमोट हेल्थ सर्विसेज है वो यहाँ पे बेटर हो पाएगी। एम्बुलेंस हो गया, मेडिकल लॉजिस्टिक जो ट्रैकिंग है वो हम लोग ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में कर पाएंगे। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी भी हो पाएगा, यानी कि जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम में आप देखते हो, पेट्रोलिंग में जो पुलिस लोग निकलते हैं रात में, तो उनको भी बेटर तरीके से ट्रैक किया जाएगा। और जो क्रिटिकल लॉजिस्टिक सप्लाईज़ है, कुछ सामान आप देखो कि जिसका सप्लाई किया जाता है तो उसको भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, वो भी रिमोट एरिया के बारे में कहा जा रहा है। डिजास्टर मैनेज कर पाएंगे हम लोग, रियल टाइम डिलीवरी हो पाएगी जो भी अलर्ट्स है, और जियो लोकेशन सर्विसेज है, यानी कि सैटेलाइट के हेल्प से ये सारा काम हो पाएगा। साथ ही साथ रेलवे में भी आप देखो तो रियल टाइम यहाँ पे जियो लोकेशन हो सकता है एसेट्स का। साथ ही जो सेफ्टी सिस्टम है ट्रेन में वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से हर एक क्षेत्र में आप देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है कि ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी सप्लाई चेन कैसी है, व्हीकल की मूविंग कैसी हो रही है, मैनेजमेंट कैसी हो रही है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, चाहे वो फूड का हो, मेडिसिन का हो, तो ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। फिशरीज अगर देखें मत्स्य पालन में, तो येस इट इज़ ऑल्सो ये एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेंसर बेस्ड कनेक्टिविटी जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोकेशन और विजन मॉनिटरिंग में, कि फिशरीज जहाँ जहाँ हो रहा है तो कहाँ कहाँ हम लोग और बेटर फिशरिंग कर सकते हैं, तो वो लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हो कि हमारे देश के 70% से भी ज़्यादा लोग जो है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो खेती को और भी बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे जो खेती में जो हमारा मिट्टी है, तो मिट्टी की कंडीशंस कैसी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि उस मिट्टी में कितनी पानी की ज़रूरत है, कितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से टैकल कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड की बात की जा रही है, इट मीन्स कि जो रिमोट ट्रांसमिशन टावर है उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, सप्लाई डिमांड बेटर तरीके से मैनेज हो पाएंगे।
तो ये सारे एप्लीकेशंस बताए जा रहे हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हो कि हेल्थ के एरिया में, सिक्योरिटी के एरिया में, डिजास्टर मैनेज कर सकते हैं, रेलवे, स्मार्ट ग्रिड, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड सप्लाई चेन। ओके, अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या एसोसिएटेड है ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी से। तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, एक सैटेलाइट आप भेजो और बहुत बड़े पैमाने पे लार्ज एरिया को कवर किया जा सकता है। तो सैटेलाइट नेटवर्क को यहाँ पे हम लोग रोल आउट भी कर सकते हैं, स्केल्ड अप भी कर सकते हैं, तेज़ी से फास्ट तरीके से कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ज़मीन में इस तरीके का जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो हम लोग प्रोवाइड करें उससे काफ़ी सस्ता है। सेकंड है कि हम लोग यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के लिए भी इसको अनेबल कर पा रहे हैं, यानी कि जो डिवाइस एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग अगर इस तरीके का सैटेलाइट का इस्तेमाल करें और उसके हेल्प से अगर कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करें, तो हमारा जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह रहे हैं, तो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। साथ ही जो बैंड विड्थ कैपेबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्गर हो पाएंगे। तो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस जो है वो यहाँ पे हाई बैंडविड्थ यूसेस के साथ इसको हैंडल किया जा सकता है। तो इंटरनेट स्पीड और जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पे अफेक्ट ही नहीं होगा। अगर बहुत सारे यूज़र्स भी इसको यूज़ करेंगे ना तो ये अफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी तो उस समय 8 बजे से जो 10 बजे का टाइम होता था इवनिंग में, तो उस समय कुछ भी चीज़ें जल्दी अपलोड नहीं होती थी। और इवन ये मैं बात कर रही हूँ 2-3 साल पुरानी ही, कि अपलोड नहीं होती थी। उस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रीम करता था, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो उस समय क्या होता था कि कुछ भी आपको डाउनलोड करनी है तो आप मिड नाइट में डाउनलोड करो, यानी कि डाउनलोड में लगाकर मूवी वगैरह हम लोग सो जाते थे। जब सुबह उठते थे तो देखते थे डाउनलोड हो गया। लेकिन वही चीज़ें हमारी इवनिंग टाइम में जब पिक टाइम होता है, जब लोग फ्री होते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में ये होता था। आज के भी डेट में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सर्टेन एरिया में ये केसेस देखने को मिलती है कि पिक टाइम पे जो है इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। बट अब क्या है ना कि इस चीज़ को हम लोग को ओवरकम करना है, और ये सैटेलाइट के हेल्प से क्या हो पाएगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो पाएगा। साथ ही बूस्टिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज, ऑब्वियस है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करनी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं तो इससे हम लोग अर्बन एरिया को ही नहीं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को भी कवर कर पाएंगे। और आज के डेट में जैसे कोविड-19 के कारण आप देखो स्कूल बंद है, हॉस्पिटल्स में उतने अदर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे अदर डिजीज़ के, तो लोग यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि किसी के पास मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं, और कहीं इंटरनेट पहुँच पा रहा है तो मोबाइल नहीं। तो इंटरनेट एक मेजर हडल कहा जा रहा है, जिसके वजह से ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल की पढ़ाई उनकी छूट गई है। साथ ही हेल्थ वो ऑनलाइन जो टेलीमेडिसिन है, जैसे हम लोग प्रैक्टो भी एक ऐप है, उसके थ्रू आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये भी तभी होगा ना जब इंटरनेट होगी, तब आप लोग कर सकते हो। तो इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, तो ये सारी जो यहाँ पे बेनिफिट है वो सारी इसी से एसोसिएटेड है। बट ऐसा तो नहीं है कि सैटेलाइट अगर कनेक्टिविटी की जितनी भी हम लोग बेनिफिट देखें बस वही है। इसके अदर साइड भी आप देखो तो इससे बहुत सारे इश्यूज़ रिलेटेड है, यानी कि हाई कॉस्ट ऑफ सर्विस भी देखने को मिलेगा। आज के डेट में आप देखो कि ये जो सर्विस है इसकी प्राइस कितनी है, तो पर जीबी कहा जा रहा है कि $15 to $20 है। लेकिन ये हमारा 22 से 30 टाइम्स हायर है, जो कि 0.68 चार्ज होता था मोबाइल डेटा का। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी की जो यहाँ पे सर्विसेज की बात की जा रही है ना, वो यहाँ पे महंगी हो सकती है। इंडिया में अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड की बात करें तो ये आपका ड्राइवन किया जाता है कि कितना मल्टीपल इंटरमीडियरीज यहाँ पे प्रेजेंस है, या फिर रिजर्वेशन ऑफ सैटेलाइट जो गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए किया जाता है बेसिकली। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट होता है कि किस किस फील्ड में जो है ये सैटेलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे इशू है कि लैक ऑफ एनफ डोमेस्टिक सैटेलाइट कैपेसिटी, यानी कि हमारे देश में इस तरीके का हमारे यहाँ एसएससी नहीं है कि हम लोग हाई थ्रू आउट सैटेलाइट को यहाँ पे एक्सेस कर पाए, जो कि 100 से 500 जीबीपीएस जो है वो बैंडविड्थ थे। तो हमारे पास इतना हाई वैल्यू की बैंडविड्थ की जो है कैपेसिटी नहीं है, हम लोग छोटे छोटे बैंडविड्थ के ही भेज सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम है कि वरीज, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस। आप लोग देख रहे हो कि इतने सारे हम ही नहीं है पहले क्या था कि नासा, इंडिया की इसरो, जापान, रशिया, ये कुछ गिने चुने कंट्रीज़ थे जो कि सैटेलाइट को भेजते थे। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो कि सैटेलाइट लॉन्च करना और भी कंट्रीज़ के जो है खेमे में आ चुका है। जैसे आप यूएई देखो, अपने न्यू सैटेलाइट को लॉन्च किया है, पहली सैटेलाइट को बहुत सारी कंट्रीज़ लॉन्च कर रही है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है ना कि कचरा भरते जा रहा है स्पेस में। जैसे बहुत सारी आप 4 व्हीलर, आप आज की डेट में देखो 2 व्हीलर देखो जो रोड पे आ रहे हैं, तो हर जगह एक ट्रैफिक प्रॉब्लम हो चुकी है। वैसी तरीके से जितना ज़्यादा सैटेलाइट आसमान में भेजे जा रहे हैं उतना ज़्यादा स्पेस में कचरा होते जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। साथ ही आप देखो कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था स्टारलिंक, जो स्पेस एक्स है ना, उनके द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं मोर देन 1200 सैटेलाइट्स इन कहाँ,
तो लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि यहाँ पे 600 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा अर्थ से। तो इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सैटेलाइट ये ऑलरेडी इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही एस्ट्रोनॉमी में भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट ब्राइटनेस के कारण जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना वो यहाँ पे कंसर्न किए जाते हैं कि कॉन्स्टलेशन ऑफ स्पेस इंटरनेट सैटेलाइट उनको ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, जिससे कि वो दूसरे स्पेस में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है वो उसको देख सके और सिग्नल को डिटेक्ट कर सके। तो एक्चुअली आप देखो कि इतने सारे सैटेलाइट्स होंगे ना अगर स्पेस में, तो उससे क्या होगा कि एक तरीके का जो है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट हो जाएंगे, और जिससे कि स्पेस की कमी देखने को मिलेगी। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि स्पेस पे प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट है ना उनको सही तरीके से दिखे नहीं। ऑपरेशनल इश्यूज़ भी हो सकता है। जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना वो बहुत तरीके के इश्यूज से भी सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि पुअर लेटेंसी या फिर हाई पिंग रेट। लेटेंसी कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, जैसे आप मेरी इस वीडियो को ही डाउनलोड करो, तो ये कितने समय में डाउनलोड होता है। अगर ये बहुत टाइम लेता है तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये आपका जो है ना स्लो लेटेंसी है, और अगर ये बहुत कम टाइम में हो जाता है तो इट मीन्स की फास्ट लेटेंसी है। तो लेटेंसी आपको पुअर देखने को मिल सकती है। इट मीन्स कि कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड करो या स्ट्रीम करो तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। माइनर ऑब्स्ट्रक्शन भी या डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। अगर वेदर ख़राब होंगे तो मे बी जो इंटरनेट की क्वालिटी है वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है, और मे बी उस समय आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाओ। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट है बहुत सारे, वो सूटेबल नहीं हो सकते कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे कनेक्शन पहुँचा सके डिवाइसेस में। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें जो हमारा जो कमर्शियल यूज़ है सैटेलाइट का इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उसे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। और कैसे? तो सबसे पहले कि जो प्रोसीजर है बैंड विड्थ का, उसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। साथ ही जो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स तो होना चाहिए, उसको हम लोग को यहाँ पे इन्हांस करना होगा। तो बैंडविड्थ कहने का मतलब है कि कितना मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो रहा है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी स्लो जो है वो ट्रांसफ़र होता है डेटा का। लेकिन वहीं अगर आप लोग आज की डेट में अगर आप लोग देखो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें अगर आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो डेटा को, तो कितना टाइम लग रहा है, तो उसको बैंडविड्थ कहते हैं। सेकेंड है कि यहाँ पे सैटकॉम ऑपरेटर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो डायरेक्टली लीज़ करे बैंडविड्थ को, यानी कि फॉरेन जो ऑपरेटर्स है उसको यहाँ उससे लीज़ करे, और बहुत हाई थ्रूपुट हम लोग को यहाँ पे चाहिए सैटेलाइट से। यानी कि सैटेलाइट से भी अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके का होना चाहिए, और मीन्स फास्ट होना चाहिए। और जो फॉरेन ऑपरेटर्स के अंदर ये जो हमारा बैंडविड्थ है ना, उससे यहाँ पे लीज़ कराने की ज़रूरत है। साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है कि हमारे सैटेलाइट इंडस्ट्री में आए, और 100% हम लोग को FDI यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बाहर की कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, अगर कोई भी बाहर के इन्वेस्टर्स है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे इस फील्ड में, तो वो मोस्ट वेलकम है। लेकिन यहाँ पे 2 रूट होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट रूट होता है। तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कहा गया कि 100% यहाँ पे FDI प्रोवाइड करना चाहिए स्पेस इंडस्ट्री में। तो ऑटोमेटिक रूट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होती है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमें गवर्नमेंट रूट में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही सैटेलाइट की जो ब्राइटनेस है उसे हम लोग को कम करना होगा। जैसे स्पेस एक्स है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि हम लोग ब्राइटनेस जो है सैटेलाइट की वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे डार्क सेट है, तो डार्क सेट जो है एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है जो कि इसके कुछ सर्टेन पार्ट्स है जो कि डार्क है, जिससे कि आपका जो ये यहाँ पे काफ़ी शाइन करती है ना सैटेलाइट, तो वो कम हो सकता है। साथ ही एक यहाँ पे डिप्लॉयबल वीज़र को ऐड करने की ज़रूरत है, यानी कि इस एक तरीके का इक्विपमेंट है जो कि हम लोग को सैटेलाइट में लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो सनलाइट है ना वो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। यानी कि जब यहाँ पे ब्राइटेस्ट पार्ट से वो यहाँ पे टकराएगा सनलाइट, तो वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके का काम हमें करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे हम लोग को बेटर रिजल्ट इससे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इनबॉक्स था, ये मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे डायग्राम कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी मॉडल होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखो इनडायरेक्ट टू सैटेलाइट है, ये डायरेक्ट टू सैटेलाइट है। यहाँ पे क्या है, किस तरीके का आपका ग्रिड होता है, जो ट्रेडिशनल तरीके से ये लैंड में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रिड है। ग्रिड में आपका जो है यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ग्रिड से जो है ये सैटेलाइट में ये आपका कनेक्शन गया, फिर सैटेलाइट से यहाँ पे आपका जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कनेक्शन आया, कोई गैजेट है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट जो है वो आपका सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। लेकिन वहीं डायरेक्ट कहने का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट आप देखो कि सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट से यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ पे डिवाइसेस में डायरेक्ट आ रहा है। इसमें आपको यहाँ पे लैंड का जो ग्रिड है उसकी ज़रूरत नहीं है, बस सैटेलाइट से ये आपका डायरेक्ट अगर यहाँ पे किसी भी डिवाइसेस में अगर कनेक्शन आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट टू सैटेलाइट हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अब यहाँ पे दो मॉडल कहने को देखने को मिल रहा है, एक तो है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉड्यूल है और एक आपका हाइब्रिड या फिर इनडायरेक्ट सैटेलाइट है मॉडल है। तो डायरेक्ट मॉडल पहले आप समझिए, इस टाइप का जो आर्किटेक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी डिवाइसेस है, मान लीजिए आपकी मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ पे डिवाइसेस को अलाउ किया जाता है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सैटेलाइट से। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक इंटरमीडिएट गेटवे हो, बीच का कोई भी रास्ता ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट और जो यहाँ पे डिवाइस है उनके बीच में कम्युनिकेट हो सकता है। जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे डेटा रिसीव करेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस से, जैसे मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल में अगर कनेक्शन आ जाएगा सैटेलाइट को हेल्प करके यूज़ करके सैटेलाइट्स के माध्यम से, तो यहाँ पे सैटेलाइट डेटा रिसीव करेगी और इसको ट्रांसमिट करेगी डेटा को, वो भी ग्राउंड स्टेशन में जो भी उस डिवाइस के अगल बगल होगा, और फिर ये डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा एप्लीकेशन सर्वर में, जिससे कि आगे चलकर जो है ये प्रोसेस होगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल वे है, अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड में देखें तो क्या होता है, एलपी वैन और सैटेलाइट है, यानी कि यहाँ पे सैटेलाइट है और एलपी वैन है। एलपी वैन कहने का मतलब है कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे आप लोग लैन समझते होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। तो छोटे से जैसे कॉलेज वगैरह में है तो उसमें आपका लैन वगैरह यूज़ किया जाता है, और थोड़ा बड़ा अगर आपका एरिया है तो वहाँ पे वैन यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों को मिला दे, जो कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है और लो पावर यहाँ पे वाइड एरिया गेटवे है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट मॉड्यूल कहते हैं। इस तरीके के आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हर एक सेंसर और जो एक्टिवेटेड है हमारा नेटवर्क में, वो क्या है ना कि यहाँ पे सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करेंगे और इंटरमीडिएट सिंक नोड चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक सिंक नोड है यहाँ पे, सैटेलाइट यहाँ पे आपका जो है एक सिंक नोड जैसा काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि पहले तो ये ग्रिड से यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है सैटेलाइट का, फिर सैटेलाइट यहाँ पे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पा रही है, तो बीच का जो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट सिंक नोड चाहिए, वो भी आपका इनडायरेक्ट में। लेकिन यही चीज़ की कमी देखने को मिलती है डायरेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल बातों को समझिए, इससे ज़्यादा आप लोग को इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आई थिंक कि अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये है क्या और क्या क्या फैक्टर्स है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है और कैसे बेनिफिट है, क्या इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो स्पेस में बहुत कचड़े हो गए, तो आइए देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। एक्चुअली चाइना के द्वारा अप्रैल 2021 में एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे सारे जो डेब्रिस यहाँ पे है, यानी कि अदर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भी यहाँ पे जितने भी डेब्रिस छोड़े गए हैं हमारे स्पेस में, तो या तो चाइना उसको ले लेगा या तो उसको खरीद लेगा। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। जो रोबोट है जिसका नाम रखा गया है NEO-01, ये यहाँ पे एक नेट को यूज़ करेंगे, जिससे कि जितने भी डेब्रिस है उसको कैप्चर किया जाएगा और फिर इसको जला दिया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शन सिस्टम से, यानी कि एक आपका जो है इलेक्ट्रिक तरंगे होते हैं जिनके जिससे कि जो है ये आपका जला दिया जाएगा। ये आप लोग देखो, इससे क्या होगा, डीप स्पेस में जाएगा, जिसमें कि जो स्मॉल सेलेशियल बॉडीज़ है वो आपको ऑब्जर्व होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कैपेबल है कि हम लोग यहाँ पे एस्ट्रॉइड का, जो एस्ट्रॉइड के ऊपर माइनिंग की बात की जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग फर्दर देख पाएंगे। अब देखिए स्पेस है, स्पेस में पूरा कचरा ही भरा हुआ है, तो इससे हम लोग को चीज़ें भी सही तरीके से नहीं दिखती है, और स्पेस में इतने सारे कचरे होते हैं, तो मे भी ऐसा कहा जाता है कि ये रोटेट होकर मे भी अर्थ से टकरा सकते हैं, दूसरे प्लानट से टकरा सकते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इससे बेटर है कि इससे पहले इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो काफ़ी कंट्रीज़ इसके पीछे पड़े हुए हैं सॉल्यूशन निकालने के। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। तो स्पेस डेब्रिस में आप देखो, एक तो नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। नेचुरल कहने का मतलब है कि मेटेरॉइड भी कहा जा रहा है, और आर्टिफिशियल है जो कि मैनमेड पार्टिकल्स है, यानी कि एक तो मेटेरॉइड है, कहा जा रहा है कि ऐसे छोटे छोटे पत्थर है प्लैनेट्स के अलावा जो कि डांस कर रहे हैं पूरे स्पेस में। ठीक है, उसको मेटेरॉइड कहते हैं। मेटियोर्स किसे कहते हैं ये आप लोग बताइए, और मेटेरॉइड भी होता है, इस कब हम लोग यहाँ पे मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है, ये मेटेरॉइड से, यानी कि जो यहाँ पे मेटियोर से वो डांस करते रहते हैं, छोटे छोटे पत्थर ही होते, तो वो भी स्पेस डेब्रिस से कचरा ही है। और आर्टिफिशियल है, जो हम लोग जितना भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं तो वो हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ कचरा है। तो मेटेरॉइड्स जो है वो हमारे सन के चारों ओर ऑर्बिट करता है, और मोस्ट जो आर्टिफिशियल डेब्रिस है वो हमारे अर्थ के चारों ओर ये जो है देखने को मिलेगा कि हाँ वो ऑर्बिट करता है, जिसे हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल डेब्रिस भी कहते हैं। ऑर्बिटल डेब्रिस कोई भी मैनमेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे ऑर्बिट में, जिसमें कि आप अर्थ देखो, जिसमें कि नो लॉन्गर सर्व्स अ यूज़फुल फंक्शन। वो ऐसा कुछ खास तरीके का जो ये हमारा ऑर्बिटल डेब्रिस है ना, इससे कुछ खास जो है यूज़फुल फंक्शन नहीं होता है। इस तरीके के डेब्रिस में क्या है, तो नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट होते हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो कि फंक्शन में नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे व्हीकल स्टेजेस जो लॉन्च कर दिए जाते हैं, मिशन रिलेटेड भी कुछ डेब्रिस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन डेब्रिस भी होते हैं। कुछ सैटेलाइट है जो कि सही तरीके से नहीं
वो आपका पहुंच पाता है। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल भी है, तो वो आप लोग देखते हो कि वो टूटते जाते हैं, तो टूटते टूटते वो कुछ स्पेस में भी रह जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखो कि चंद्रयान 2 में हमारा जो लैंडर गया, उससे रोवर जो निकलना था, तो लैंडर रोवर वहीं फंस के रह गया। तो वो भी एक आपका जो है देखोगे कि वो स्पेस में तो कचरा नहीं फैला रहा है, लेकिन हाँ वो मून की सतह में ज़रूर कचरा जैसा बैठ गया है। तो चलिए यही सारी चीज़ है जिसको कि यहाँ पे स्पेस डेब्रिस कहा जा रहा है। अगर हम लोग मच ऑफ द स्पेस डेब्रिस देखें तो सबसे ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट में है, ये हमारा 2000 किलोमीटर तक है। ये 2000 किलोमीटर तक आप देखोगे ना कि किसी किसी ये जो आपका एग्जैक्ट फिगर है वो आपको कम देखने को मिलेगा। कहीं आपको 600 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगा, कहीं 1000 किलोमीटर तक भी है। तो ये आपका कम रेंज में ही देखने को मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 लाख पीसेस ऑफ डेब्रिस है, जिसकी साइज़ आपका मार्बल की जैसा है, या फिर जो बड़े भी हो सकते हैं, और अर्थ को यहाँ पे ऑर्बिट भी कर रहे हैं। और कितने स्पीड से ये घूम रहे हैं, तो 17,500 एमपीएच से ये घूम रहे हैं। इंटरनेशनल अगर गाइडलाइंस देखें तो ये सजेस्ट करता है कि जो स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट को रिमूव करना, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट से, तो ये 25 साल में हो सकता है, यानी कि 25 साल के विदिन ये काम करना है, और ये मिशन के एंड तक। वहीं अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 60% जो मिशन है ना, वो इस गाइडलाइन को फॉलो करती है, यानी कि हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट नहीं है, स्पेसक्राफ्ट को हटाना है। स्पेसक्राफ्ट है लेकिन अब स्पेसक्राफ्ट को हटाना है, और ये भी टाइमलाइन दिया गया कि 25 सालों में ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अभी भी फॉलो नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजीज़ क्या है जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो स्पेस में डेब्रिस है उसको टैकल कर सके। तो सबसे पहला है कि हम लोग को डैमेजेस मिटिगेट करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी स्पेस डेब्रिस है वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के द्वारा ट्रैक किए जा रहे हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है। इसरो भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेकर आई थी जिसको प्रोजेक्ट नेत्र कह रहे हैं। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था स्पेस में, जिससे कि जो कचरा है स्पेस में और जो हैज़ार्ड है हमारे इंडियन सैटेलाइट को, तो वो भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट नेत्र, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ये हमारे इसरो के द्वारा ये लाया गया। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली का है, IIT, IIIT कहा जाता है, ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो कि ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। थर्ड है कि यहाँ पे जो फ्यूचर डेब्रिस है उसको अवॉइड करना है, यानी कि जो कचरा आज के डेट में इतना ज़्यादा हो चुका है, तो आगे और ज़्यादा कचरा ना हो, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है। यूकी का एक टेक डेमो सैट है, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक बार अगर मिशन ओवर हो जाता है तो वो सिस्टम जो है ना सैटेलाइट को ड्रैग कर लेंगे, और कि वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में री इंटर ना हो सके और वो अपने आप जो जल जाए, बर्न हो जाए। अगर डेब्रिस को रिमूव करना है तो ये कैसे हो पाएगा, एंड ऑफ लाइफ सर्विस, यानी कि एस्ट्रो स्केल जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि यहाँ पे सैटेलाइट को यूज़ करके देखा जाए कि कहाँ लोकेट किया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है, और दूसरे स्पेस में कितने कचरे हैं। रिमूव डेब्रिस भी है, ये यूरोपियन यूनियन रिसर्च प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे क्या है कि कितना भी कचरा अगर है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरीके के कचरे को हटाने का काम किया गया है। साथ ही नेट कैप्चर है, यानी कि एक नेट होगा जो कि डिप्लॉय किया जाएगा पूरे क्यूब सैट टारगेट के साथ। हार्पून कैप्चर है, यानी कि ये आपका लॉन्च किया जाएगा, एक टारगेट प्लेट होगा जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट पैनल मटेरियल होगा। फिर विजन बेस्ड नेविगेशन होगा, यानी कि कैमरा और लिडार को यूज़ किया जाएगा। लिडार कहने का मतलब है कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट के थ्रू जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा कि कितने डिस्टेंस में कौन सी ऑब्जेक्ट है। डी ऑर्बिटिंग यहाँ पे प्रोसेस है, यानी कि जैसे भी अर्थ इस एटमॉस्फेयर में ये इंटर होता है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो अपने आप जो है बर्न हो जाएगा, और उसके बाद जो है कोई भी यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा। तो ये सारे तो हमारे तरफ से, यहाँ पे आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड की तरफ से ये आपका रखा गया कि कैसे ही इस तरीके के जो स्पेस डेब्रिस है उसको टैकल करें। अब इंटरनेशनल एफर्ट्स देखते हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाया जा रहा है जिससे कि हम लोग स्पेस में जो कचरे है उसको टैकल कर सकें। तो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है, जिसमें कि आपका 2002 में ही गाइडलाइन लाया गया था। अब ये जो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस है, ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है, जो कि वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशंस के लिए, यानी जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा गया है। जैसे कि आप स्पेस में जो भी डेब्रिस देखते हो, चाहे वो नेचुरल डेब्रिस हो या फिर यहाँ पे मैनमेड डेब्रिस हो, उन सारे इश्यूज़ को यहाँ पे एक साथ इकट्ठे करके देखा जाएगा। इसरो की अगर बात करें तो वन ऑफ द 13 मेंबर एजेंसीज़ में से आते हैं। कमेटी की अगर बात करें तो पीसफुल यूजेस की बात किया जाता है कि आउटर स्पेस जो है उसको पीसफुल यूज़ किया जाएगा,
और ये कंक्लूड किया जा रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी है। साथ ही साथ ये कुछ इश्यूज़ को डील करते हैं, जैसे कि लाइबिलिटी हो गया कि कितना स्पेस ऑब्जेक्ट में जो डैमेजेस, स्पेस ऑब्जेक्ट के कारण जो डैमेजेस हो रही है तो उसकी लाइबिलिटी की बात की जाती है। कोई हार्मफुल इंटरफ्रेंस अगर है तो उसको रोका जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है। तो कोपस की अगर हम लोग बात करें, जो कि है यहाँ पे कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, तो एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1959 में ही सेटअप किया गया था, जिससे कि जो एक्सप्लोरेशन है यानी कि यहाँ पे जो आपका जो भी स्पेस में डेब्रिस है या फिर आपका स्पेस में जो भी आपका सैटेलाइट वगैरह जा रहा है तो उसको यूज़ करना, एक्सप्लोर करने से सारे ह्यूमैनिटी में यहाँ बेनिफिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें कही गई थी कि कॉपस का ये मेन एम था कि मेनली स्पेस को ऐसे यूज़ करना है कि सारे ह्यूमैनिटी को ये हेल्प करे, ना कि आज के डेट में जो हम लोग कचरा फैला के रखे उसका कोई मायने नहीं होता है। तो फोकस क्या है यहाँ पे आप देखो कि इनके द्वारा तो फोकस किया गया है कि सबसे पहले जो लिमिटेशन है डेब्रिस का वो यहाँ पे रिलीज़ करना है। नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम में जो कचरे है उसको रिलीज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, यानी कि आगे चल के जो यहाँ पे कचरे भेजे जा रहे हैं, कचरे क्रिएट होंगे किसी भी एमिशन के कारण, तो उसको कम से कम करना है। साथ ही पोस्ट मिशन डिस्पोजल भी करना है। जो भी मिशन अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उस मिशन का एक टारगेट होता है, तो उस मिशन के बाद उसको उस तरीके के जो भी आपके कचरे है या सैटेलाइट है उसको वापस ले आना है। प्रिवेंशन करना है, यानी कि ऑन ऑर्बिट कॉलिजन ना हो जाए, क्योंकि आप देखो कि इतने सारे कचरे हैं जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेट्रॉइड्स हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो ये कचरे हैं ये मे बी क्लोज हो जाए हमारे अर्थ प्लैनेट से, सन से, तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। सो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्पेस डेब्रिस को लेकर, तो इससे क्या परेशानी है। सबसे पहले तो डेंजर होता है एस्ट्रोनॉट्स का, जो कि पहुँचते हैं तो उनके सूट जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होते कि वो खुद को इस तरीके के कचरे से अपना प्रोटेक्ट कर सके, तो उनके लिए यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि ग्लोबल थ्रेट है, यानी कि इस तरीके का जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, जैसे रिमोट सेंसिंग का है, तो उस हिसाब से हमारा ग्लोबल थ्रेट भी कहा गया है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ जो स्पेस शटल विंडोज़ हैं तो वो यहाँ पे रिप्लेस किए गए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो फ्लिंग्स होते हैं, डेब्रिस होता है, उससे वो डैमेज हो चुके हैं। तो हमारा ऑपरेशन का भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और डेब्रिस जो है वो री इंटर कर रहे हैं अर्थ को, और इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस भी हो रहा है। तो इसलिए चारों ओर से आप देख सकते हो कि स्पेस डेब्रिस से जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अब एक यहाँ पे केस्लर सिंड्रोम है, केस्लर सिंड्रोम के बारे में समझिए। केस्लर सिंड्रोम को यहाँ पे केस्लर इफेक्ट भी कहा गया है। एक्चुअली एक तरीके का सिनेरियो है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है ना, तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि हाई एनफ होता है, जिससे कि कॉलिजन देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और कॉलिजन में कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो टकरा जाते हैं, और जिससे कि आपको दिखता है कि देखने को मिलेगा कि हर एक कॉलिजन से स्पेस डेब्रिस होता है। इट मीन्स कि आप देखो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हाई डेंसिटी के हैं, एक दूसरे के पास आकर अगर टकराते हैं तो ये चूर चूर हो जाते हैं। चूर चूर होने के बाद जो है ये कचरे पूरे फैल जाते हैं, जिससे फर्दर कोलिजन्स हो सकता है। और इसके कारण आप देखो एक सिचुएशन आ जाता है जिसमें ऑर्बिट जो है ना वो इम्पैसिबल हो जाता है लॉन्ग रन के लिए। इट मीन्स कि ये अर्थ के चारों ओर जो यहाँ पे आपका ये अर्थ है, इसके चारों ओर ये ऑर्बिट है, इसमें सारे कचरे जो यहाँ पे आपके घूम रहे हैं, ऑर्बिटल डेब्रिस जो यहाँ पे आपके रोटेट हो रहे हैं, तो वो एक समय के बाद इतने ज़्यादा कचरे हो जाते हैं ना कि यहाँ पे एक पॉसिबल आपका पैसेज नहीं होता है, यानी कि लॉन्ग रन में सही से यहाँ पे चलने के लिए एक पैसेज नहीं रह जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे केस्लर सिंड्रोम के द्वारा बताया गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल स्पेस डेब्रिस, जो कि रिस्क क्या क्या है इससे, मेनली स्पेस डेब्रिस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है जिसके द्वारा हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या है, और क्या क्या फोकस है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो एक छोटी सी आर्टिकल है, इसे भी देख लेते हैं, पिंक मून। तो फर्स्ट जो है सुपर मून 2021 का वो देखने को मिला, जिसका नाम रखा गया है पिंक मून, क्योंकि इस तरीके से ये दिखा ही था, तो इसलिए पिंक कलर का था, लाइट पिंक, तो इसलिए इसको पिंक मून कहा गया है। ये जो नाम है ये आपका मॉस पिंक हब्स, जो मॉस पिंक है उसके नाम पर रखा गया है, जो कि एक क्रिपिंग फॉलिक्स कह सकते हैं, मॉस फॉलिक्स है, माउंटेन फॉलिक्स है। वन ऑफ द सबसे पहले अर्लीस्ट स्प्रिंग फ्लावर्स है जो कि यूएस में देखने को मिलता है, यानी कि पिंक कलर की एक फ्लावर्स है जो कि अर्ली ईयर्स में जो है यूएस में ये खिलता है, तो उसके नाम पे ये रखा गया क्योंकि उसी टाइम पे ये सुपर मून देखने को मिला। अब ये सुपर मून क्या होता है, तो ये सुपर मून है जो कि सबसे पहले 1979 में एक एस्ट्रोलॉजर थे रिचार्ड नॉल, उनके द्वारा ये टर्म लाया गया। यानी कि मून जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं एक एक्लिप्स में, ये अर्थ है
ये मून है। तो इस तरीके से ये इसके चारों ओर घूमते रहते, एक एक्लिप्स है इसमें घूमते रहते, और समटाइम्स ये बहुत क्लोज़र हो जाते हैं और समटाइम्स ये बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में। तो इस तरीके से आप देखो कि ये जब दूर होते, तो फारदेस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम लोग एपोगी कहते हैं। ये हो गया एपोगी, बहुत दूर है ये। और जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग पेरिग्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि मून और अर्थ के बीच में अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसे हम लोग पेरिग्री कहते हैं, लेकिन अगर मून और अर्थ के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसे हम लोग एपोगी कहते हैं। सुपर मून कहने का मतलब है या तो न्यू मून या तो फुल मून, ठीक है। और ये आपका जो है ना मून जो कि पेरिग्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा अर्थ से नज़दीक में है, उस समय इसको कहा जाता है। न्यू मून कहने का मतलब है कि जब सन और अर्थ एक अपोजिट साइड में होते हैं, यानी कि बीच में मून होता है, ये आपका सन हो गया, ये अर्थ हो गया, तो इस समय जो है यहाँ पे आपका मून जो है वो फुल न्यू मून होता है इस समय। इस समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मून है, ये आपका एक साइड हो गया सन, दूसरे साइड हो गया अर्थ। तो इसके बीच में जब मून होता है ना, तो ये हो जाता है न्यू मून, एकदम नया मून बन गया, ठीक है। न्यू मून जो है वो विजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फॉलोइंग रीज़न है। क्योंकि आप जो अलाइनमेंट देख रहे हो ना, ये इस तरीके से होता है कि मून की जो साइड्स है वो पूरी तरीके से अर्थ से ढक जाती है, तो ये मून इस समय न्यू मून दिखता नहीं है। साथ ही न्यू मून जो है वो राइज और सेट होता है उसी टाइम पे जब यहाँ पे सन आपका जो है वो आपका राइज होता है और सेट होता है। इससे क्या है ना कि सन की जो ग्लेयर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, और इस तरीके से न्यू मून को देखा नहीं जा सकता नेकेड आई से। फुल मून की वहीं अगर बात करें तो ये तब होता है जब सन और मून जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि अर्थ के अपोजिट होता है। ये अर्थ है, ये सन है, और ये मून है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि फुल मून तब होता है जब सन और मून ये अलाइन होता है अपोजिट साइड ऑफ अर्थ के, और 100% मून जो है ना वो यहाँ पे सन से एलिमिनेट होते हैं। तो इस समय जो है आपका आप फुल मून देख पाते हो, लेकिन न्यू मून नहीं देख पाते हो, ठीक है, इसकी पोजीशन के कारण। जब सुपर मून होता है तो ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 30% तक यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाते हैं। ये सुपर हो जाता है तो सुपर से भी ऊपर, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये एकदम से और ज़्यादा चमकता होगा। कुछ और इवेंट भी आप देख लो मून की से रिलेटेड, तो माइक्रो मून भी होता है। माइक्रो मून कहने का मतलब है कि जब फुल मून और न्यू मून कोइंसाइड होते हैं एपोगी में, तो जब फुल मून और न्यू मून जो है एक ही साथ आपका जो है, जब लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि सन और अर्थ के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके साथ कोइंसाइड होते हैं, तो इसे हम लोग माइक्रो मून कहते हैं। ब्लड मून भी था लास्ट ईयर न्यूज़ में, क्योंकि रेड कलर हो जाता है मून का, और टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के कारण जो है रेड कलर देखने को मिलता है। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स जब होता है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे ढक लिया जाता है मून को, तो अर्थ जो है वो आपका सन और मून के बीच में आ जाता है। ये अर्थ आ जाता है मून में, सन और मून के बीच में। और ये जो रेड कलर है ये इसलिए दिखता है क्योंकि वेवलेंथ जो है सनलाइट का वो बहुत कम हो जाता है। तो कम होने के कारण जो है जब सन आप देखते हो सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे थोड़ा रेडिश दिखता है, तो इस कारण से ये मून पे जो है ये आपका रेड कलर पड़ता है, जिसके कारण मून जो है वो रेड देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ब्लड मून हो गया। जब भी आपको सन अर्थ और मून जो है एक ही अलाइनमेंट में देखने को मिलेगा तो इसको सिजगी भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग ये एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। तो सिजगी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि सन अर्थ और मून एक ही साथ हो गए, तो ये सिजगी का कॉन्सेप्ट जो है आपका फॉर्म करता है। अच्छा, ये फिगर देखिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। ये है सुपर मून, ये है माइक्रो मून, ठीक है। सुपर मून आपको देखने को मिलेगा कि ये पेरिग्री में के टाइम पे होता है। पेरिग्री कहने का मतलब है कि जब अर्थ मून से नज़दीक में होगा, यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून वो शॉर्टर होगा, तब यहाँ पे आपका सुपर मून का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और अगर माइक्रो मून की बात करें तो ये एपोगी के टाइम पे होता है। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अगर सुपर मून की बात करें तो ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि 14% तक ज़्यादा बड़ा होता है और 30% तक ज़्यादा ब्राइटर होता है एज़ कंपैरिजन टू माइक्रो मून और नॉर्मल मून, ठीक है। तो नॉर्मल मून में ही आपका माइक्रो मून देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सुपर मून होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी अगर आप देखो तो ये ब्लड मून है, इस तरीके से लाल लाल देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको ब्लड मून नाम दिया गया है। सिजगी और कंजक्शन दोनों कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द यूनिकॉर्न क्लोजेस्ट ब्लैक होल है जो अर्थ के पास ये देखने को मिला है। तो अभी तो ये समझ गए आप, स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल है जो कि आपका यहाँ पे यूनिकॉर्न कहा जा रहा है और सबसे नज़दीक है हमारे अर्थ से। तो ब्लैक होल यूनिकॉर्न जो है ये रफली 3 टाइम्स है, यानी कि सन का जितना मास है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपको ब्लैक होल यूनिकॉर्न का मास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिसर्चर्स जो है इसको मास गैप कह रहे हैं, क्योंकि लार्जेस्ट नोन ये न्यूट्रॉन स्टार है, जो कि आप देखो कि सन के मास से 2.2 टाइम्स ये आपका इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है जो कि जो कंपेनियन स्टार है उसके शेप को ये चेंज कर देता है, जिसको यहाँ पे टाइडल डिस्टॉर्शन कहते हैं।
और कहने का मतलब है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटी कहने का मतलब है कि इस ब्लैक होल में तो आप जानते हो कि बहुत इंटेंस ग्रेविटी होती है कि कोई भी चीज़ इससे एस्केप नहीं हो पाता है। जो भी इसके आसपास आता है वो सब इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो ग्रेविटी इतना ज़्यादा है जिसके कारण जो कंपेनियन स्टार है, अगर अगल बगल के जो स्टार है उनकी शेप भी समहाउ चेंज हो जाती है। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा स्पेस ऐसा, एक सेकंड ये देख लीजिए, दिस इज़ नोन एज ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा जगह है जहाँ पे होल है और वहाँ पे पूरी डार्कनेस है, साथ ही साथ वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें से लाइट भी नहीं जा पाता, लाइट भी वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए वो ब्लैक कलर का है। वो इनविजिबल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अगर हम लोग देखें तो डार्क है, ठीक है। साथ ही ब्लैक होल की बात करें तो ये बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज है ब्लैक होल का। एक तो है स्टेलर ब्लैक होल, जिसे यहाँ पे यूनिकॉर्न अभी कहा गया जा रहा है, सुपर मैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी में पूछा जाता है, तो सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कहने का क्या मतलब होता है? ये एक सेंटर होता है ब्लैक होल का जहाँ पे मैटर्स जो है ना वो कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इन्फानाइट डेंसिटी है, डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एकदम सेंटर ये कहा जाता है ब्लैक होल का, जहाँ पे कोई भी मैटर अगर जाता है तो वो अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें फोटोन स्फीयर की, तो फोटोन स्फीयर कहने का मतलब है कि यहाँ पे हॉट प्लाज्मा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो ब्लैक होल के चारों ओर एकदम गर्म प्लाज्मा है, जिससे कि ये आपका फोटोन इमीट होता है। जिससे कि बस इतना याद रखिए कि यहाँ से आपका जो है ना ये जो ब्लैक होल के अगल बगल जो हॉट प्लाज्मा है उससे फोटोन इमीट होता है, उसे फोटोन स्फीयर कहते हैं। ये अपना एक स्फीयर बना लेता है। फिर उसके बाद रिलेटिविस्टिक जेट अगर बात करें, यानी कि जब स्टार्स जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लैक होल्स के द्वारा, क्योंकि ब्लैक होल में जानते हो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी इसके अगल बगल है सब कुछ इसके अंदर समा जाता है। तो जब कोई स्टार्स अगर एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर कोई पार्टिकल्स का जेट भी हो या रेडिएशन हो, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइट ईयर क्या होता है, नियर लाइट यहाँ पे स्पीड, ये लाइट स्पीड कहा जा रहा है। तो लाइट स्पीड के अगल बगल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक रिलेटिविस्टिक जेट है, यानी कि जो भी स्टार इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर कोई भी आपका पार्टिकल्स ऑफ जेट ऑफ पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक जेट कहते हैं। एक्रीशन डिस्क कहते हैं। एक्रीशन डिस्क कहने का मतलब है कि ये आपका कोई सुपर हीटेड गैस है, यानी कि एकदम से जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए गैस या फिर डस्ट, जो कि ये घूमने लगे इस तरीके से, और ये ब्लैक होल के अगल बगल, और वो भी बहुत तेज़ स्पीड से, और इसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि एक्सरे जो है वो यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाए, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। यानी कि इस तरीके से स्प्रिल करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका एक डिस्क फॉर्म होते जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जब गैस और डस्ट, तो उसके कारण हम लोग को ये देखने को मिलता है। साथ ही अगर देखें तो इवेंट हॉराइजन, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। इवेंट हॉराइजन कहने का मतलब है कि रेडियस है। सिंगुलैरिटी जो है यानी कि सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, उसमें आपका इसका रेडियस कहा जा रहा है। और एनर्जी जो है ना यहाँ से आपका स्केप नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे टर्म्स की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक होल का अगर हम लोग देखें तो स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी है। तो क्या क्या है ब्लैक होल को इसलिए स्टडी करने के पीछे सब कोई पड़े हुए हैं, क्योंकि इससे हम लोग को गैलेक्सी की इवोल्यूशन पता चलेगी कि हमारा गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अल्टीमेटली स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें पता चल पाएगा। फिर स्टार की फॉर्मेशन भी इसी चीज़ से पता चल पाएगा। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में ज़्यादा कुछ हम लोग पता कर पाएंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो जनरेट हुआ है जब दो ब्लैक होल कोलाइड हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब दो यहाँ पे जो ब्लैक होल है वो कोलाइड हो गए तो इससे जो ग्रेविटेशनल वेव है वो यहाँ पे आपका ऐसा डिटेक्ट किया, ऐसा माना गया है कि जनरेट होता है। तो इसके बारे में भी सच्चाई पता चलेगा। साथ ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो ब्लैक होल की डिस्कवरी है वो एक ऐसा हम लोग के लिए एक ओपन कर देगा डोर, जिससे कि बहुत सारे हम लोग जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो कर पाएंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट कर पाएंगे ब्लैक होल के बारे में। और आइंस्टीन का जो थ्योरी था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में जो प्रिडिक्शन किया गया था अब उसके बारे में हम लोग डिटेल समझ पाएंगे। साथ ही बेंडिंग ऑफ लाइट, ये जो लाइट ऐसे जाते फिर बेंड कर जाते, यानी कि ब्लैक होल से भी आप देखो कि लाइट जो है वो बेंड कर जाते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक्सट्रीमली लार्ज मास है। और बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग वन कैन सी लाइट फ्रॉम मटेरियल, यानी कि मटेरियल से लाइट देख सकते हैं जो कि ब्लैक होल के पीछे है। तो यानी कि आप इतना समझो कि ब्लैक होल एक ऐसा होल है जहाँ पे कोई भी लाइट भी एग्जिस्ट नहीं करता है और लाइट भी यहाँ से स्केप नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब पिक्चर आप देखोगे ना तो ये ब्लैक ही दिखाएगा और इसका सराउंडिंग भी आपका इस तरीके से ब्लैक दिखाता है। तो इसकी स्टडी अभी बहुत तरीके से चल रही है, रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इससे इसकी अगर रिसर्च हो जाती है, पता चल जाता है ये ब्लैक होल के सारे फिनोमेना के बारे में, तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ों की जो है क्लैरिटी निकल कर आएगी। जैसे हमारा यूनिवर्स कैसे बना, अभी तक आपको ये चीज़ देखते हो कि जो साइंटिस्ट है वो इस चीज़ों को पता करने के पीछे लगे रहते हैं कि जो यूनिवर्स है
वो कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। और ये भी चीज़ कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होते जा रहा है। तो जो एक्सपेंड होते जा रहा है तो उसके पीछे क्या फेनोमेना है, और स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई। इवन आप लोग को पता है कि सन की फॉर्मेशन कैसे हुई, सन कैसे सनसेट होता है, सनराइज़ होता है। तो इन सारे फेनोमेना को यहाँ पे जानने के लिए रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च करते रहते हैं। तो उनको ये भी पता चलेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि ब्लैक होल के बारे में अगर डिटेल स्टडी की जाए, इनके ऊपर रिसर्च की जाए, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। सो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक आपका बताया जा रहा है इवोल्यूशन ऑफ स्टार। जैसे रेड स्टार है तो ये फ्यूजन रिएक्शन के कारण है। साथ ही आपका ड्वार्फ स्टार होते हैं, जब मास किसी स्टार का 1.44 टाइम्स यानी कि सन के मास का अगर कम होता है तो उसे हम लोग ड्वार्फ स्टार कह देते हैं। सुपरनोवा है, यानी कि जब स्टार का मास 1.44 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है सन का तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि जो मास ऑफ स्टार है वो यहाँ पे 1.44 से 3 टाइम्स जो सन का है उसके अगर बीच में हो तो न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ब्लैक होल अगर हम लोग कहेंगे जब सन का जो मास है वो बिगर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द सन का, तो सॉरी मास स्टार का जो मास है वो ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द सन से, तो उसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी मास वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 पॉइंट करके पूछा जाएगा, मैच दी फॉलोइंग करके पूछा जाएगा, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बना दिया जाएगा इंटरचेंज करके, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन टुडे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी ये लेसन कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं कल हम लोग, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 लेक्चर और आएंगे। तो इसी तरीके से डेली हमारे साथ बनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको हमारी लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप लोग को प्ले लिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।